स्वागत है आपका आपके अपने चैनल गुरुजी एजुकेशन पर। आज मैं आपके लिए उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 का प्रश्न पत्र लेकर आया हूं। आज हम 2018 के प्रश्न पत्र में पर्यावरण विषय को करेंगे, यानी 2018 में पर्यावरण के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी 30 प्रश्न, उन 30 प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियो आपको मिल सके। दोस्तों, प्रीवियस ईयर्स के प्रश्न पत्र को हल करने से काफ़ी मदद मिलती है, क्योंकि कई बार ये होते हैं प्रश्न रिपीट होते हैं। अधिकतर प्रश्न जो सीटेट हो, यूपी टेट हो या टीचिंग एग्जाम में ये विषय फिक्स है कि हाँ पर्यावरण से पूछे जाएंगे कक्षा 3 से लेके 5 तक। कई SST के पूछे जाएंगे, हाँ कक्षा 6ठी से लेके 8वीं तक का पढ़ लो। तो ये सब पूछे जाते हैं, तो ये हमेशा रिपीट होते हैं, इसलिए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को देखना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसके अलावा हम प्रीवियस ईयर्स के पेपर को अगर हम करते हैं, हल करते हैं, तो हमें क्या होता है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसका भी आइडिया मिल जाता है। चलिए शुरू करते हैं। पर्यावरण अध्ययन ये जो है ये पेपर फर्स्ट का है, यानी कक्षा 1 से 5 तक के लिए। कक्षा 1 से 5 तक के लिए किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? एंथोसाइनियन, कैरोटीनोइड, लाइकोएन, क्लोरोफिल। यानी हमें बताना है किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं। तो पौधे जो हरे होते हैं वो होते हैं क्लोरोफिल के कारण, यानी क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ही पौधे हरे होते हैं। मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु के परिवर्तन पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है। एरोसोल कैन का उपयोग, वनों को जलाना, कृषि क्रियाकलाप, उपयुक्त सभी। यानी हमें बताना है मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है, यानी ऐसी कौन सी गतिविधियां हैं मानव द्वारा की जाती है जिससे जलवायु में परिवर्तन होता है, ये हमें बताना है। तो इसका जो आंसर होगा वो दोस्तों होगा डी, यानी जलवायु परिवर्तन के लिए उपयुक्त सभी ही जिम्मेदार है। अगला है यूफोर्बिएसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है? यूफोर्बिएसी फैमिली की कौन सी फसल है जो बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है, ये हमें बताना है। कॉपरली, जैट्रोफा, कैडलाइनाइट डी ट्री, सर्पगंधा। दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, यानी जैट्रोफा। यूफोर्बिएसी फैमिली की का जो पौधा है जैट्रोफा, इसकी उपस्थिति के कारण ही बायोडीजल उत्पन्न होता है। अगला है जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधीय पौधे का हिंदू धर्म में महत्व है और इसका वानस्पतिक नाम ओसीमम सैक्टम है। इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? यानी जड़ी बूटियों की रानी जो भारत का सबसे पवित्र जड़ी बूटी है और ये औषधि पौधे हिंदू धर्म में बहुत ही महत्व रखता है और इसका वानस्पतिक नाम ओसीमम सैक्टम है। और इसको सैक्टम है, लेकिन हमें इसको सामान्य भाषा में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है अजवाइन के फूल, तुलसी, रोजमेरी, धनिया।
देखा जाए तो ये चारों ही अपने आप में काफ़ी खूबी है, जिसमें तुलसी का पत्ता काफ़ी चाय के लिए, चाय बना के पी लिया जाए तो शरीर को नुकसान नहीं होता है। धनिया हमें पाचन शक्ति बढ़ाती है, खाना खाने के साथ साथ धनिया खा लो, चटनी खा लो। अजवाइन खाने पीने से शरीर बिल्कुल ठीक रहता है, मोटापा नहीं आता है। चलिए अब देख लेते हैं जो क्वेश्चन है इसके अनुसार आंसर क्या होगा। इसका तो दोस्तों आंसर होगा, ये नाम मैं भी पहली बार सुन रहा हूँ। चलिए आगे देख, इसका जो आंसर होगा 124 का वो होगा बी, तुलसी। यानी ओसीमम सैक्टम का जो सामान्य नाम है वो है तुलसी। यानी कभी इसका आप हो सकता है जड़ी बूटियों की रानी सबसे पवित्र, जिसका सामान्य नाम तुलसी है, उसको उसका वनस्पतिक नाम बताइए, ये भी पूछ सकता है। इसलिए आप ये ध्यान रखिएगा, ओसियम सेक्टर इसका वनस्पतिक नाम है और सामान्य भाषा में इसको तुलसी कहते हैं। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियो आपको मिल सके। चलिए आगे देखते हैं। पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं? ताज़ा जल, पीने योग्य पानी, आशुद्ध जल, नल का पानी। देखिए क्वेश्चन कितना सिंपल है, इसीलिए हमें प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र को हल करना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा बी, पीने के लिए सुरक्षित पानी को हम पीने योग्य पानी कहते हैं। वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? मीथेन, मिथाइल आइसोसाइनेट, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये दोस्तों 1984 में भोपाल में एक भारी मात्रा में गैस का विस्फोट हुआ था, जिससे बहुत से लोग मारे गए थे। तो उसी गैस का हमें नाम बताना है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, मिथाइल आइसोसाइनेट। यानी मिथाइल आइसोसाइनेट जो 1984 में भोपाल शहर में लीक हो गई थी, जिसके कारण लाखों लोग मारे गए थे, इसके लिए यही जिम्मेदार है। चलिए आगे देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को, 2 दिसंबर को, 16 सितंबर को, 11 जुलाई को। ये क्वेश्चन सबसे इजी क्वेश्चन है अब तक का। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। दोस्तों यानी आप सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और आप अगर प्राइमरी का दे रहे हैं तो उसमें पर्यावरण से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पर्यावरण से संबंधित छोटे से छोटे बिंदु को भी आपको पढ़ना है, छोड़ना नहीं है कि वो बहुत ही ईजी है वो नहीं पूछा जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं पीने का पानी पूछ लिया, कितने ईजी पूछे हैं। विश्व पर्यावरण दिवस पूछा है, तो ये ऐसे स्वामीनाथन के बारे में पूछ लिया। तो ये सब काफ़ी ईजी भी है, लेकिन कई बार होता है कि प्रैक्टिस नहीं होती है तो कर नहीं पाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। M.S. स्वामीनाथन एक हैं पारिस्थितिकी वैज्ञानिक थे, पत्रकार थे, कृषि वैज्ञानिक थे, पक्षी वैज्ञानिक थे। यानी M.S. स्वामीनाथन एक क्या थे? देखिए दोस्तों हमें क्या है, यूपी टेट के प्रीवियस प्रश्न पत्रों को हल करने पर कितने हमें विषय की जानकारी मिल रही है कि किस तरीके से प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं। इसलिए मैं शुरू में ही मैंने बोला था कि प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र को हल करना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि अब हल करते हैं, एक तो होता है कि आपको जो पूछा गया है वो आपको पता चल जाता है, बाकी उसके आंसर ही पता चल जाते हैं। रिपीट हुआ तो उसके आपके के लिए बहुत ही अच्छा है कि, और इसके अलावा ऐसा है कि रिपीट होता ही होता है। अगर ये 2018 में पूछा गया है तो जाहिर सी बात है 19, 20, 21 में भी पूछा जा सकता है। यानी 18 में पूछा गया तो 21, 22 में भी पूछा जा सकता है। 21 का तो अब नोटिफिकेशन आने वाला ही है, तो ये रिपीट होते हैं। तो हर साल में कुछ ना कुछ सारे पेपर अगर देख लिया जाए तो 5-6 साल हो गए, तो आपको अलग से आप ना भी पढ़े तो भी आप आराम से पास हो जाएंगे। चलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, यानी कृषि वैज्ञानिक थे। स्वामीनाथन क्या थे? एक कृषि वैज्ञानिक थे। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियो आपको मिल सके। अब सवाल है 29 नंबर,
वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII कहाँ स्थित है? यानी वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII कहाँ स्थित है? WII कहाँ स्थित है? WII कहाँ स्थित है? अहमदाबाद, नई दिल्ली, कोयम्बटूर, देहरादून, कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, ये देहरादून में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? यानी आपको पता है कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही पौधे भोजन बनाते हैं। तो इसमें पूछा गया है प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे किसे सोख लेते हैं? किसे सोख लेते हैं? ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन। तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि पौधे तो है कार्बन डाइऑक्साइड को ही सोखते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। अगला है अपशिष्ट पदार्थों को खाने वाले जीव को कहा जाता है। अपशिष्ट पदार्थों को खाने वाले जीव को क्या कहा जाता है, ये हमें बताना है। शाक भक्षी, मृतक भक्षी, मांस भक्षी, रसायन भक्षी। यानी अपशिष्ट पदार्थ को जो खाते हैं उन जीवों को क्या कहा जाता है, ये हमें बताना है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, मृतक भक्षी। यानी अपशिष्ट पदार्थ को जो खा जाते हैं उसे मृतक भक्षी कहते हैं। और मृतक भक्षी में सबसे बड़ा इसको जो है वो है गिद्ध और चील। तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? यानी तप्त भौम जल से हमें कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है ये बताना है। भूतापीय ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा ए, यानी तप्त भौम जल से हमें भूतापीय ऊर्जा प्राप्त होती है। भौम जल यानी भूमि से जो जल प्राप्त होता है उससे हमें भूतापीय ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला है 16 घास स्थल कहाँ है? यानी जो ये 16 घास स्थल है वो कहाँ पर है ये हमें बताना है। हिमालय में, पश्चिमी घाट में, पूर्वी घाट में या विंध्याचल में है? तो दोस्तों 16 घाट स्थल है वो है पश्चिमी घाट में स्थित है। अगला है भारत में पेलिकल पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? यानी जो पेलिकल पक्षी हैं वो कहाँ प्रजनन करते हैं ये हमें बताना है। कोक्कारे, बेलूर, नेला, पट्टू, कुंथन, कुलम, ये सभी। यानी कोक्कारे, बेलूर, नेला, पट्टू, कुंथन, कुलम या ये सभी कहाँ पर पेलिकली पक्षी प्रजनन करते हैं? तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है डी, यानी पेलिकल पक्षी जो है ये तीनों जगह ही प्रजनन करते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है मिनी माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। कैडमियम, आर्सेनिक, पारा, ये सभी। यानी आपने मिनी माता रोग कौन सी मछली खाने से होता है? मिनी माता यानी आप सुना होगा शरीर में माता निकल गई, ये छोटे छोटे लाल लाल धब्बे हो जाते हैं। तो ये रोग कैसे होता है? यानी ये रोग मछली खाने से होता है। अब ये पूछ रहा है कौन सी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक तो मछली खाने से होता है। तो मछली खाने से ऐसा कौन सा पदार्थ है जो अधिक मात्रा में मछली में पाया जाता है जिसके कारण ये मिनी माता रोग होता है, वो हमें बताना है। ये 4 ऑप्शन मैंने आपको बता दिए। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा सी,
पारा, यानी ऐसी मछली जिसमें पारे की मात्रा ज़्यादा हो उसको खाने से मिनी माता रोग हो जाता है। आपको पता होगा घरेलू इलाज क्या है, इसका मिनी माता निकल जाता है तो लोग नीम की हरी पत्तियाँ लेके शरीर पर लगा देते हैं तो उसकी मिनी माता ठीक हो जाता है। सामान्यतः तो इससे ठीक हो जाता है, दवाई वाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और ये लगभग जीवन में एक बार ही होता है, उसके बाद कभी नहीं होता है। अगला है ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है? भूमध्य रेखा पर, उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर, उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी ओजोन परत, आपको पता है कि ओजोन परत में ह्रास हो गया है, उसके कारण गर्मी जो पृथ्वी पर गर्मी है वो बहुत अधिक बढ़ गई है, क्योंकि ओजोन परत जो एक परत है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकती है। अब क्या है, इसमें छेद हो गया है, तो वो कहाँ पर हुआ है यही हमें बताना है। ये भूमध्य रेखा पर हुआ है, उत्तरी ध्रुव पर हुआ है या दक्षिणी ध्रुव पर हुआ है, या इनमें से किसी पर नहीं हुआ, ये हमें बताना है। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है सी, दक्षिणी ध्रुव। यानी ओजोन परत में जो सुराख हुआ है वो दक्षिणी ध्रुव पर, ये पराबैंगनी किरणों को आने से रोकती है, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आगे देखते हैं, इनमें से कौन सा भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था? हीरालाल जे कार्निया, एम पतंजलि शास्त्री, मेहर चंद महाराज, SR दास। यानी ये 4 नाम है, इसमें से प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था ये हमें बताना है। तो दोस्तों ये आपने 4 आंसर देख लिया, इसका जो आंसर है वो है हीरालाल जे कार्निया जो है प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियो आपको मिल सके। यहाँ पे मैं आपको पर्यावरण के 30 प्रश्न करा रहा हूँ जो 2018 में पूछे गए थे यूपी टेट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? रेड डाटा बुक किससे संबंधित है, यानी लाल पुस्तक है वो किससे संबंधित है? विलुप्ति के करीब जीव पर, या नदियों के प्रदूषण पर, घटता भूगर्भ जल स्तर पर, या वायु प्रदूषण से। यानी रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? तो जो इसका जो आंसर है वो है ए, जो प्रजाति विलुप्त हो रहे हैं उससे संबंधित है, विलुप्ति के करीब जीव से संबंधित। यानी रेड डाटा बुक में उसका वर्णन है जो जीव जंतु प्रजाति जो विलुप्ति की कगार पर हैं या विलुप्त हो चुके हैं उससे संबंधित है। उसमें हमें विलुप्त कई ऐसे जीव जंतु मिल जाएंगे जिसको हमने देखा भी नहीं, सुना भी नहीं, उसका जिक्र हमें इसमें मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। इनमें से कौन वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष है? मालिनी भट्टाचार्य, गिरिजा व्यास, रेखा शर्मा, यास्मीन अबरार। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, यानी राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष 2018 में रेखा शर्मा थी। तो अब देख सकते हैं महिला आयोग के अध्यक्ष पूछ सकता है, तो हो सके अब यूपी टेट 2021 में होगा तो वर्तमान महिला आयोग का अध्यक्ष पूछ सके। तो दोस्तों इस तरीके से आप देख रहे हैं क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जा रहे हैं। अगला है लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? संसद द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, राज्यसभा के सभापति के द्वारा। तो जो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, राष्ट्रपति के द्वारा। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक सिर्फ राष्ट्रपति ही बुला सकता है, ये शक्ति सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। अगला है संविधान के किस मार्ग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? 3, 9, 6, 4। यानी किस मार्ग में दिए गए हैं पंचायती राज के संबंधित प्रावधान? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, 84वें संविधान संशोधन का संबंध है राष्ट्रपति की शक्तियों से, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से,
या शहरी स्थानीय स्वशासन से, संसद की शक्तियों से। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा सी। अगला है, किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? यानी ऐसी कौन सी गैस है जिसके पानी में घुल जाने से वर्षा का जो पानी है वो अम्लीय हो जाता है, ये हमें बताना है। कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन पेराऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, सल्फर मोनोऑक्साइड के घुल जाने से वर्षा का जो पानी है वो अम्लीय हो जाता है। भारतीय संविधान में विधि का शासन किसे कहा जाता है? यानी भारतीय संविधान में विधि का शासन किसको कहा जाता है, ये हमें बताना है। स्विट्जरलैंड, अमेरिका, सॉरी विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया है? यानी विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया है? देखिए दोस्तों, मेरे क्वेश्चन को कई बार होता है ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे दें। स्विट्जरलैंड से लिया है, अमेरिका से लिया है, इंग्लैंड से लिया है, आयरलैंड से लिया है। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है सी, यानी विधि का शासन इंग्लैंड से लिया गया है। लोकसभा में चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? गृह मंत्रालय, भारत का निर्वाचन आयोग, राष्ट्रपति, लोकसभा। यानी लोकसभा में चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, यानी भारत का निर्वाचन आयोग लोकसभा चुनाव हेतु अधिसूचना जारी करता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा की कार्यवाही प्रथम घंटे को क्या कहते हैं? लोकसभा के कार्यवाही के प्रथम घंटे को क्या कहते हैं? यानी लोकसभा की जो कार्यवाही होती है उसमें जो पहला घंटा है उसको क्या कहा जाता है, ये बताना है। शून्यकाल, सार्वजनिक काल, विशेषाधिकार काल या प्रश्नकाल। इसका जो आंसर है वो है डी, प्रश्नकाल। यानी लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को प्रश्नकाल कहा जाता है। शून्यकाल जब कहा जाता है जो लोकसभा और के बीच में जो एक सभा स्टार्ट हुई अब फिर बीच में गैप हो गया फिर दूसरी सभा स्टार्ट होती है, उसको शून्यकाल कहा जाता है। अगला है, वर्षा जल संग्रहण क्या है? पानी का वितरण, प्रयुक्त जल का संग्रह और भंडारण, वर्षा जल का जमाव और भंडारण, उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी वर्षा जल का संग्रहण क्या है? तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है सी, वर्षा जल का जमाव और भंडारण। यानी वर्षा के जल को इकट्ठा करना वर्षा जल का जमाव और भंडारण कहलाता है। भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है? यानी भारतीय गैंडा जो है उसको कहाँ संरक्षित किया गया है? बांदीपुर नेशनल पार्क, कॉर्बेट नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, गिरी नेशनल पार्क। भारतीय गैंडा को कहाँ संरक्षित किया गया है? तो इसका जो आंसर है वो होगा सी, काजीरंगा नेशनल पार्क। और काजीरंगा नेशनल पार्क जो है असम में है। अगला है, निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है? यानी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का जो क्रम है, ये 4 क्रम दिए हैं, इसमें से कौन सा सही है ये हमें बताना है। उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता, अपघटक, उपभोक्ता, उत्पादक, उपभोक्ता, उत्पादक, अपघटक। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा ई, यानी ए, यानी उत्पादक, उत्पादक के बाद उपभोक्ता, उसके बाद अपघटक। पहले उत्पादन होगा तभी उसका कोई उपभोग करेगा, उसके बाद उसको निपटाएंगे। अगला है, कौन सी ग्रीन हाउस गैस
वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है? कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है? कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोपेन, एथेन, मीथेन। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है ए, यानी ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अधिक मात्रा में जो पृथ्वी पर उपस्थित, वातावरण में जो उपस्थित है पृथ्वी पर, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों ग्रीन हाउस के बारे में पढ़ लीजिएगा कि इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियो आपको मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।